माननीय मंत्री जी कोई टिप्पणी मत कीजिए। बार-बार उठना ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि हमने आने वाले दिनों में 16 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन लेकर के आगे चल रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जितना बल ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों को देते हैं, वो इकोनॉमी को भी ड्राइव करता है, रोजगार को भी देता है, नए नए उद्योगों को भी अवसर देता है। और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे काम में एक नई गति ला है। लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता था कि सीमेंट, कंक्रीट के जंगलों की बात। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था टेंडर की प्रक्रियाएं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था बिचौलिए। यही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती थी तो लोगों को यही लगता था कि कुछ बू आती थी। आज हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ 21वीं सदी आधुनिक भारत बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना कर सकते हैं, उस पर बल दिया है। और हमारी भूमि, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सिर्फ एक सीमेंट कंक्रीट का खेल नहीं है। मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एक भविष्य लेकर के आता है। करगिल से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा, इसको अगर जोड़ने का काम करने की ताकत होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स को जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों और उनके सपनों को उड़ान देने की ताकत अगर कहीं में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। लोगों की क्रिएटिविटी को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही संभव हो सकता है। एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का काम, छोटा ही क्यों ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक किसान को बाजार से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक व्यवसायी को उसके कंज्यूमर के साथ जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। प्रदूषण को नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों को लोगों से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब प्रेग्नेंट मां को भी अस्पताल से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। और इसलिए इरिगेशन से लेकर के इंडस्ट्री तक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड से लेकर के पोर्ट तक और एयरवेज से लेकर के वाटरवेज तक, हमने अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। गत 5 वर्ष में देश ने देखा है, और लोगों ने जब देखा है तभी तो यहां बिठाया है। यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पहुंचाता है। यूपी की जनता ने बता दिया है ये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे काम होता था। हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम होता था। ये सिर्फ हमारा दिल्ली का ही विचार ले लीजिए। ये दिल्ली में ट्रैफिक, एनवायरमेंट और हजारों ट्रक दिल्ली के बीच से गुजर रही थी। 2009 में यूपीए सरकार का संकल्प था कि 2009 तक ये दिल्ली के सराउंडिंग जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, इसको 2009 तक पूरा करने का यूपीए सरकार का संकल्प था। 2014 में हम आए, तब तक कागज पे ही वो लकीरें बनकर के पड़ा हुआ था। और 2014 के बाद मिशन मोड में हमने काम लिया और आज पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम हो गया। 40,000 से ज्यादा ट्रकें
जो आज दिल्ली में नहीं आती, सीधी बाहर जाती हैं और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में एक अहम कदम ये भी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है, 2009 तक पूरा करने का सपना 2014 तक कागज के लकीर बनकर के पड़ा रहा हो, ये अंतर है। उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और विषयों को मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं। शशि थरूर जी, नींद आती होगी लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की है, और मैं भी मानता हूं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस ने दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान के साथ कब क्या हुआ, अगर संविधान का महात्म्य समझते तो संविधान के साथ यह न हुआ होता। और इसलिए जितनी बार आप संविधान बोलोगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको अपनी गलतियों का एहसास करवा देगी, आपके इरादों का एहसास करवा देगी, और आपको सच में संविधान इस देश के अंदर महामूल्य है, इसका ताकत का अनुभव कराएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यही लोग हैं। इमरजेंसी में संविधान बचाने के काम आपको याद नहीं आया था? आपातकाल, यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप जिन्होंने किया है, इनको तो संविधान बार बार बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन लोगों को बार बार संविधान बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को लाया है, उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। उनके लिए संविधान बचाना, ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया, लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट, उसने एक प्रस्ताव पारित किया हो, उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, और इसलिए उन लोगों को बार बार संविधान बचाओ ये मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। पीएम और पीएमओ, पीएम और पीएमओ के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महात्म्य समझना बहुत जरूरी है। संविधान माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है, वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है, और देश की चुपकिदी कभी न कभी तो रंग लाएगी। सर्वोच्च अदालत वो संविधान के रचित सीधा सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कहे
कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे, आंदोलन ऐसे न हो जो हिंसा का रास्ते चल पड़े। ये बार बार और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अधीर जी देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआर अब ठीक हो गया है, चिंता मत करिए। नहीं, आपका सीआर हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया है, आपका सीआर ठीक हो गया। संविधान बचाने की बातों वालों का न, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। जिस तरह के बयान दिए गए सदन में, उसका जिक्र सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जो भाषाएं बोली गई, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, वो इसका जिक्र और सदन के बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। लेकिन शाहीनता से गोली चलाने कांग्रेस के समय में दादा पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोग यहां बैठे हैं। अगर वे वहां क्या चल रहा है इसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे ना, तो दादा आपको तकलीफ होगी, दादा आपको तकलीफ होगी। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो बड़ी बात ही जानते हैं लोग। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में संविधान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकार की स्थिति क्या थी, ये मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं। अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? और शशि जी, आप तो जम्मू कश्मीर के दामाद रहे हैं। अरे उन बेटियों की चिंता करते, आप संविधान की बात करते हो, और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई है।
किसी ने कहा, किसी की नजर में तो जम्मू कश्मीर मतलब जमीन ही था। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर में जिनको सिर्फ जमीन दिखती है, न उनको इस देश का कुछ अंदाज है, न और वो उनकी बौद्धिक दारिद्रता का परिचय करवाता है। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की आइडेंटिटी बम, बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990, जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है। कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंथ संभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। कैसे भविष्यवेत्ता है? आग लग जाएगी 370 हटाने के बाद। और आज जो लोग बोलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नेता जेल में है, डिगना है, फलाना है, वगैरह वगैरह। जरा मैं इस सदन, ये संविधान की रक्षा करने वाला सदन है, ये संविधान को समर्पित सदन है, ये संविधान का गौरव करने वाला सदन है, ये संविधान के प्रति दायित्व निभाने वाले सदस्यों से बना हुआ सदन है। तब जाकर के मैं सभी मान्य सदस्यों के आत्मा को छूने की आज कोशिश करना चाहता हूं, अगर है तो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी ने 5 अगस्त को क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, और संविधान को समर्पित लोग जरा ध्यान से सुने। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने, ये शब्द बड़े गंभीर है, उन्होंने कहा था, भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था, उसने हमें धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं? क्या उनकी वकालत करते हो? उनका अनुमोदन करते हो? उसी प्रकार से श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना, आर्टिकल 370 को हटाना।
माननीय अध्यक्ष जी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। क्या इस भाषा से, इस भावना से क्या हिंदुस्तान के संविधान को समर्पित कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है? क्या इसे सहमत हो सकता है? क्या मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं जिनकी आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो है जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। हमने भरोसा किया, हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे केरल हो, कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन से जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान को समर्पित लोग सब के सब प्रतिबद्ध हैं।